नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड की कई सारी समस्याओं में से एक समस्या है चकबंदी। राज्य बनने के बाद से चकबंदी पर लगातार बहस हुई। कई एक्सपर्ट्स ने इस पर अपनी राय जाहिर करी, कमेटियां भी बनी, लेकिन चकबंदी पर कोई फैसला कोई सरकार मजबूती के साथ नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई और कितनी कृषि भूमि बर्बाद हो गई है, कितनी कृषि भूमि बची हुई है? क्या कृषि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को बचा सकेगी, बढ़ा सकेगी? इस बारे में भी कई तरीके के सवाल आते जाते रहते हैं। मेरे साथ इस समय रतन सिंह असवाल हैं। असवाल साहब पलायन एक चिंतन नाम की सामाजिक संस्था चलाते हैं और पलायन के मुद्दे पर काफी मुखर रहते हैं। असवाल साहब से जानेंगे कि चकबंदी के बारे में क्या-क्या फैसले अभी तक हुए और क्या-क्या होने चाहिए। असवाल जी, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। क्या है चकबंदी और क्यों जरूरी है चकबंदी, ये अगर आप बहुत संक्षेप में हमारे को बताएं। देखिए, चकबंदी क्यों ज़रूरी है और क्या है चकबंदी, इस विषय पर मैं आऊँगा। निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक संशोधित शब्द मैं जोड़ना चाहूँगा कि चकबंदी शब्द ही गलत है। बेसिकली ये शब्द इस्तेमाल होना चाहिए भूमि बंदोबस्त। तो चकबंदी या भूमि बंदोबस्त इसलिए ज़रूरी है कि यदि पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें, हम यदि राज्य के मैदानी क्षेत्र की बात करें, तो उत्तर प्रदेश के साथ हमारे मैदानी क्षेत्र का भूमि बंदोबस्त पहले ही हो चुका है और आज की डेट में भी गतिमान है। बाकायदा भूमि बंदोबस्त कार्यालय हर जनपद में है, हर तहसील में है, वहाँ भूमि बंदोबस्त अभी भी लगातार चल रहा है। लेकिन राज्य गठन देश के आज़ाद होने के बाद और राज्य गठन के बाद आज तक हमारे पर्वतीय क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं हुआ, मैदानी क्षेत्रों में हुआ? अभी भी चल रहा है मैदानी क्षेत्रों में, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है। यदि हम बात करें कि अंग्रेजों के टाइम पे, तो आखिरी बार 1897 में भूमि बंदोबस्त पर्वतीय क्षेत्रों का हुआ था, लेकिन वो भी छिटका हुआ भूमि बंदोबस्त हुआ था कि जो मतलब एक जगह में आपको कुछ खेत दे दिए गए थे, दूसरी जगह में कुछ खेत दे दिए गए थे। लेकिन 1897 से अभी तक परिवारों की पारिवारिक स्थिति और समूहों की स्थिति भिन्न हो चुकी है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भेदभाव जैसा क्यों कि मैदानी क्षेत्रों में चकबंदी हो रही है, बंदोबस्त हुआ है, होता रहा है, और पहाड़ों में नहीं? इसके पीछे क्या कारण नजर आता है? देखिए, कारण स्पष्ट है कि भेदभाव उत्तर प्रदेश में हमारे साथ होता था। उसी की परिणति थी कि राज्य आंदोलन उद्वेलित हुआ और हमारे राज्य का गठन हो गया। लेकिन राज्य गठन के 23 साल बाद भी हम उसी मनोस्थिति में आज हैं कि मैदानी क्षेत्रों में यदि उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और देहरादून के मैदानी क्षेत्रों की हम बात करें, तो यहाँ पे भूमि बंदोबस्त अभी भी बदस्तूर जारी है। लेकिन 9.5 पर्वतीय जनपदों में भूमि बंदोबस्त अभी भी नहीं हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि त्रिवेंद्र रावत सरकार में इस पे एक पर्वतीय क्षेत्रों के भूमि बंदोबस्त के रिगार्डिंग कुछ पदों का सृजन किया गया था। अब उन पदों की स्थिति आज की डेट में क्या है और क्या उस जनपद के भूमि बंदोबस्त कार्यालयों में उनकी तैनाती हुई है, इस विषय में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। मतलब बंदोबस्त या चकबंदी पर कोई भी काम मतलब राज्य बनने के बाद 2000 से 2023 तक नहीं हुआ है। जी, तो इसका क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, नुकसान इसका एक सबसे बड़ा तो ये हो रहा है कि जैसे कि आप भ्रमण करते होंगे गढ़वाल और कुमाऊं के नदी घाटी क्षेत्रों का, तो आप देखते होंगे कि नदियों के किनारे तप्पड़ लंबे जो है कई किलोमीटर तक फैले समतल खेत हैं, लेकिन वो बंजर हैं। उसका कारण यही है कि भूमि बंदोबस्त नहीं है। भूमि बंदोबस्त क्यों नहीं है कि आपकी आधी नाली ज़मीन यहाँ पे है, आधी नाली ज़मीन वहाँ पे है, तो जो व्यक्ति है, किसान है, उसके आने जाने में बड़ा श्रम लगता है। एक दूसरी चीज़, पिछले 2 दशकों में पर्वतीय क्षेत्रों में बंदर, सुअर, वन्य जीव और अब पिछले 5 साल में आवारा पशुओं का इतना आतंक बढ़ा है कि जो किसान बीजता है वो उतना भी घर नहीं ले जा पाता, तो जो उसने बीजा है वही वो घर नहीं ले जा पाता। तो इसका मूल कारण में है कि एक जगह में उसका खेत न होने की वजह से ना तो उसकी वो चौकीदारी कर पाता है, ना उसकी सही देख रेख कर पाता है। ये तो भूमि बंदोबस्त इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको एक जगह में उसके 10 नाली ज़मीन है, 20 नाली ज़मीन है, तो वो
उसके इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर किसी किसान की जमीन यहाँ है, दूसरे किसान के साथ वहाँ है, Yes. तो एक किसान की जगह यहाँ पर एक जगह हो जाए और दूसरे किसान की जगह एक ही जगह पर सारा काम उसका एक जगह हो जाए। वही होना, भूमि बंदोबस्त का मतलब ही वही है। भूमि बंदोबस्त में ये भी तो होता है। इसके लिए क्या लोगों से कभी राय ली गई? लोग तैयार हैं ये सब करने के लिए? देखिए क्या है कि हरीश रावत सरकार के टाइम पे एक चकबंदी कमेटी बनाई गई थी, भूमि बंदोबस्त कमेटी बनाई गई थी, और उसने अपनी सिफारिशें दी हैं। एक चकबंदी एक्ट बनाया है जो कि उत्तराखंड की विधानसभा से पास है, एक्ट बन चुका हो, लेकिन उस एक्ट बनने के बाद उसमें 1% भी काम नहीं हुआ है। त्रिवेंद्र रावत सरकार क्यों काम नहीं हुआ है? अगर हम इसको समझें, क्या लोगों के रुझान के कारण कि लोग नाराज हो जाएंगे, समस्या आएगी, इसलिए पॉलिटिकल लीडर्स ने कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं लिया? देखिए सबसे पहले इसको ये समझने की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चकबंदी शब्द ही गलत है। बंदोबस्त समझ लीजिए। बंदोबस्त जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं और हम चकबंदी बात करते हैं, तो जो किसान है उसके दिमाग में एक नेगेटिव एक इमेज बन जाती है। चकबंदी मतलब एक चेक बनेगा, ठीक है, एक चेक बनेगा, तो चेक बनेगा मतलब पता नहीं किसका कैसा चेक बनेगा। तो सोचता है कि रसूखदार है, जो जिसकी बड़ी खेत है, उसका बढ़िया चेक बनेगा और हमारा नहीं बनेगा। वहीं दूसरी तरफ हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में 10% या 5% सिंचित जोत भी है, बाकी बंजर है और बाकी उखड़ है, तो उसमें भी वो कंफ्यूज हो जाता है। तो क्या है कि क्लियर नहीं है। लेकिन जो चकबंदी एक्ट हमारा पारित हुआ है हरीश रावत सरकार में, उसमें ये तीनों चीज़ें कैटेगराइज की गई। मतलब हरीश रावत की सरकार ने चकबंदी एक्ट को लागू पारित किया, उसे लागू नहीं कर पाए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कमेटी बनाई, सर्वे कुछ कराया, लेकिन कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। एग्जीक्यूट जैसे क्या हुआ था कि जो कृषि मंत्री थे सुबोध उनियाल जी, और जो ऊनी गांव उनका, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का जो है खैरासैंण गांव, और जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी का गांव, उसकी चकबंदी की उस समय घोषणा करी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी ने। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि आज तक उन तीनों गांवों की चकबंदी नहीं हुई है। ठीक, दूसरी चीज आपको क्या कारण दिखाई दिया इसका? कारण इसका ये दिखाई दिया है कि सरकारी स्तर पे जो राजस्व विभाग है, और इसमें वन विभाग को आपको सम्मिलित करना पड़ेगा कि कहीं पे राजस्व भूमि वन विभाग को देनी पड़ेगी, कहीं से वन विभाग की भूमि राजस्व विभाग में लेनी पड़ेगी, और उसके बाद एक कंसोलिडेटेड चेक बना के उसमें आपको उस गांव का भूमि बंदोबस्त, उसकी भूमि की जो घनत्व है, भूमि का जो हिस्सा है, उसके हिसाब से करना पड़ेगा। और इसमें एक व्यवहारिक पक्ष और है कि भूमि का जो बंदोबस्त है वो भी आपको 3 कैटेगरी में करना पड़ेगा, सिंचित, असिंचित और बंजर। अगर इस फार्मूले को आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आज की डेट में पर्वतीय क्षेत्रों में हर व्यक्ति भूमि बंदोबस्त या चकबंदी चाहता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो बात जो सबसे पहला मेरा सवाल था वो शायद आपने बीच में कहीं बोला, एक बार मैं चाहता हूँ कि दोबारा उस बात को, कि कितनी ज़मीन हमारी है खेती की और कितनी ज़मीन हमारी पिछले 23 साल में बेकार हो गई है। देखिए जो टोटल हमारा क्षेत्रफल है पर्वतीय क्षेत्रों का, कृषि जोत का जो हमारा है, अगर हम उन पुराने आंकड़ों पर जाएं तो लगभग 5.5% कुल कृषि के लायक भूमि हमारे पास है। बाकी उसमें 10 या 12% जो है राजस्व विभाग की भूमि है, बाकी हमारे वहाँ फॉरेस्ट की भूमि है। अब 5.5% भूमि में से जो ताज़े आंकड़े पिछली गवर्नमेंट ने जारी किए हैं, पिछली गवर्नमेंट में बीजेपी की पिछली गवर्नमेंट, मुझे नहीं पता कि उसमें पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री थे या तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, या हाल फिलहाल के वर्षों में कह सकते हैं। तो उन्होंने लगभग 20,000 हेक्टेयर एकड़ जमीन को कृषि में, जिसमें कि खेती होनी बंद हो गई, तो उसका स्वरूप बंजर हो गया है, उन्होंने कहा है। सरकार का हेक्टेयर या एकड़? मेरे ख्याल से हेक्टेयर है। हेक्टेयर, हाँ। तो उन्होंने कहा कि इतनी खेती हमारी बंजर हो चुकी है। ये डेटा सरकार का है, लेकिन मेरे हिसाब से ये डेटा ज़्यादा है। एक दूसरी चीज़, जो भूमि हमारी बिक चुकी है, जो रिजॉर्ट के लिए, फैक्ट्री के लिए, लोगों की मतलब मकान बनाने के लिए, वो उसका आंकड़ा इसमें नहीं है। अब उसका आंकड़ा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ज़्यादा सही दे पाएगा, जो शायद अभी पब्लिश हुआ नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो पिछली सरकार का जो डेटा है वो 20,000 हेक्टेयर कृषि भूमि का है, कि जो हमारी बंजर हुई है। उसमें कितना % मैदानी क्षेत्र का है, कितना %
पर्वतीय क्षेत्र का ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें 95% जो कृषि रकबा है वो पर्वतीय क्षेत्रों का होगा। चलिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रतन सिंह ससवाल साहब दे रहे थे कि पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी या बंदोबस्त लंबे समय से नहीं हुआ है और खेती किसानी छूट रही है क्योंकि चक या उनके खेत अलग अलग हैं। अगर ये सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएं तो किसान कम मेहनत में ज़्यादा उत्पादन कर सकता है। अब देखना ये है, हरीश रावत की सरकार ने चकबंदी या बंदोबस्त एक्ट को पास किया था विधानसभा से। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक कदम और आगे बढ़ाया था और उसके लिए कुछ कमिटीज़ का गठन किया था। आने वाली सरकारें या धामी साहब की सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा पाती है। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।